हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम भौतिक विज्ञान का अनसोल्ड पेपर जो 2026 में पूछा गया था और जो सेट नंबर 1 और इसका कोड नंबर 346 DS को लेकर आए हैं। और आज ये इसका पार्ट नंबर 5 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 से 4 तक नहीं देखे तो वो हमारी चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखें। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर की पूछी गई थी और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो बच्चों चलो अब हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो बच्चों, जैसे किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा धारावाही तार लेकर आते हैं तो ये दूसरा तार पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, मतलब इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो ये दूसरा तार पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण अपने ऊपर एक बल का अनुभव करता है ना। कि मतलब कि ये इसे ऐसा फील होता है कि हाँ, इस वो चुंबकीय क्षेत्र के कारण मेरे ऊपर कुछ लग रहा है, बल है ना। ऐसे ही जब हम इस दूसरे तार में भी धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें भी क्या उत्पन्न हो जाता है, तो इसमें भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण अब जी ये पहले वाला तार अपने ऊपर किसका अनुभव करता है, एक बल का अनुभव करता है। मतलब कुल ये मिलाकर ये बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा दोनों तारों का, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये अपने ऊपर F का अनुभव करते हैं कि हमारे ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ना, बल लग रहा है। अब जो ये इन पर बल लग रहा है तो ये कैसा है, आकर्षण है कि ये प्रतिकर्षण है, इसका पता आप आखिर करोगे कैसे। क्योंकि एग्जाम में इसी डेरिवेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसकी आकर्षण और ये प्रतिकर्षण को भी समझाइए। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कोई हमने क्या लिए, धारावाही तार लिए। अब जब इनकी अगर धारा की दिशा समान है, जैसे ये भी धारा ऊपर है और इसकी भी धारा ऊपर है, तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इस बात को ध्यान रखिए, अगर इनकी धारा की दिशा समान है, चाहे ये ऊपर जा रही हो या फिर नीचे आ रही हो, पर इनकी जो धारा की दिशा है कैसी है, समान है, तो ये अपने ऊपर क्या आकर्षित, मतलब ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो ये इनके बीच में होगा आकर्षण बल, ठीक है। और जैसे ही दो धारावाही तारों में हम धारा प्रवाहित करते हैं, लेकिन इनकी जो धारा की दिशा है वो कैसी है, विपरीत है। ये तो ऊपर जा रही है और ये आ रही है इसमें नीचे, ठीक है। तो इसमें धारा ऊपर जा रही है, इसमें धारा हमारी आ रही है नीचे, तो फिर ये कैसी धारा है, विपरीत धारा है। अगर हमारी धारा की दिशा विपरीत हो तो ये बल एक दूसरे को दूर फेंकेंगे कि तू उधर जाता, तू उधर जा, क्योंकि तेरी और मेरी जो फ्रेंडशिप है वो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये कौन सा बल लगेगा इन पर, तो इन पर लगेगा बच्चों प्रतिकर्षण बल, ठीक है। इतना आपकी समझ में आया। तो अब आपको एग्जाम में इसका ड्रॉ ऐसे बनाकर आना है। अभी एक बार मैं आपको समझा देती हूँ कि दो तार हैं, एक तार हो गया ये, इसका नाम है PQ रख दो, ठीक है। और दूसरा तार हो गया ये, इसका नाम RS रख दो, रख दिया। अब इनके बीच की दूरी क्या ले ली, तो इनके बीच की दूरी हमने ले ली R। और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है I1 हो रही है और इसमें कौन सी हो रही है, I2 हो रही है। अब आप देखो जो इसकी धारा की दिशा है समान है, तो इन पर बल क्या होगा, आकर्षण होगा, मतलब कि ये दोनों पर बल इधर ही लगेगा, है ना, ये एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो अब इसके बारे में आप एक दो लाइन को लिख सकते हो एग्जाम में। कैसे लिखोगे कि माना दो तार PQ तथा RS, माना दो तार PQ तथा RS एक दूसरे से R दूरी पर, एक दूसरे से R दूरी पर हैं ये दोनों तार, ठीक है। एक तो ये आ गई लाइन, और दूसरा कि पहले तार में I1 व दूसरे तार में I2 धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है।
तथा उनके बीच तथा उनके बीच लगने वाला बल F है। तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि आपको एग्जाम में से ऐसे लिख कर आना है। अब इसमें पूछा क्या गया है, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि लगने वाले बल का सूत्र का निगमन करना है। अब भाई हमें क्या निकालना है, बल का सूत्र निकालना है। तो जो ये बल लग रहा है किस पर लग रहा है, तो ये बल इस I2 पर लग रहा है, मतलब इस वाले तार पर, जो ये RS तार है, जैसे PQ था ये RS है। तो जैसे ये कोई समांतर धारावाही चालक तार था, जैसे ही इसमें हमने कोई धारा प्रवाहित की तो इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और जैसे ही हम कोई दूसरा तार लाते हैं तो वो दूसरा तार इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, किसके कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही अपने ऊपर किसका अनुभव करता है, बल का। तो कौन करता है, ये जो दूसरा तार है। तो इस दूसरे तार के लिए ही एक तो पहले हम क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान, और फिर इस दूसरे तार के लिए ही हम क्या निकालेंगे, बल का सूत्र। तो जब ही हम इसे निकाल पाएंगे, क्योंकि ये दूसरा तार ही इस वाले चुंबकीय क्षेत्र, किसका चुंबकीय क्षेत्र है, क्षेत्र तो है B1, मतलब इसका। तो फिर इसी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्या अनुभव कर रहा है, बल का। आई बात समझ में। तो जो हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, किसका निकालेंगे, B1। तो आप इधर लिखोगे कि तार PQ के कारण, तार PQ के कारण तार RS पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को आपको निकालना है। किसे निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र को। तो उसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नोट बटे 2 पाई गुना I बटे R। ठीक है। तो पर अब आपको ये दिमाग में रखना है कि अब इसमें B क्या रखोगे, तो मैंने ये बताया चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B1 है यहाँ, इसका है ना, क्योंकि इस वाले तार का है, क्योंकि हम इसका निकाल रहे हैं, तो इसी के चुंबकीय क्षेत्र में तो इस पर हो रहा है बल, और इसी की फिर हम क्या लेंगे, I1 धारा। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, चुंबकीय क्षेत्र। अब भाई चुंबकीय क्षेत्र तो हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस दूसरे तार पर, जो ये दूसरा तार है, इस पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। अब क्योंकि जो ये B1 है, तो ये दूसरे तार पर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक है, तो उस पर जो बल का सूत्र होता है लगता है, अब हम उसको दिखाएंगे। तो वो सूत्र क्या है, तो अब हम तार RS पर लगने वाला, अब हम निकालेंगे तार RS पर लगने वाला बल। तो इसका सूत्र होता है F बराबर I गुना BL साइन थीटा। आपको इसके लिए ये दोनों सूत्र का पता होना चाहिए, मतलब ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है। तो पहला सूत्र है B बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई गुना I बटे R। अब चूंकि हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो एक तो जब हमने ये वाली धारा प्रवाहित करी, जब तो इसका चुंबकीय क्षेत्र आया, तो इसलिए हमने B1 और I1 लिया। अब जब हम देख रहे हैं कि इस पर क्या लगा है, बल लगा है, तो हमें ये निकालना है बल पर किस पर लग रहा है, इस I2 धारा पर। किस पर लग रहा है, I2 धारा पर। और क्षेत्र कौन सा, चुंबकीय क्षेत्र तो अभी हमने इसी का लिया है, तो ये आ गया B1। आई बात समझ में कि ये ऐसे ऐसे क्यों आ रहा है, तो इसे तो हम लेते हैं समीकरण 1। इसमें तो हमने धारा ली है 1 और इसमें ली है धारा 2। अब जो इसमें थीटा है, तो ये थीटा क्या बताता है बच्चों, थीटा ये बताता है हमारा इस वाले सूत्र में कि जो थीटा कोण है, ये थीटा कोण क्या है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र का कोण। धारा और किसका, चुंबकीय क्षेत्र का कोण। धारा और चुंबकीय क्षेत्र का जो कोण है, ये थीटा कोण है। कैसे है कि जैसे ये I1 धारा, ये क्या है, धारा है, ये ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लेकिन जो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब भाई जो ये धारा आ रही है जा रही है इसमें तार में, तो जो इसमें चुंबकीय क्षेत्र, आप तो ये सोच रहे हो कि ऐसे हो रहा है, ऐसे तो वो ऐसे नहीं हो रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो रहा है, मतलब वो इस कागज के अंदर बाहर आर पार लग रहा है। आई बात समझ में, मैं कैसा बताना, मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ कि जो ये धारा है, ये ऊपर नीचे हो रही है कागज के, लेकिन जो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो वो ऐसे ऐसे नहीं हुआ है, तो वो ऐसे हुआ है कि वो तार इसके कागज के आर पार जा रहा है। तो इसका मतलब ये कोण हो गया, और ये, तो जब ये और ये कोण क्या बनाता है, हाँ, तो ये हमारा थीटा कोण है, तो ये क्या है, 90 डिग्री का कोण है। कौन सा कोण है, 90 डिग्री का। आया समझ में, क्यों आया ये 90 डिग्री यहाँ,
इसीलिए आया क्योंकि ये कागज के आर पार जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसलिए थीटा क्या होगा, तो थीटा आ जाएगा यहाँ क्या 90 डिग्री। तो आप लिखोगे चूंकि थीटा बराबर 90 डिग्री। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे F बराबर I2B1 L और साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, अब रखेंगे हम 90 डिग्री। और चूंकि आपको ये भी पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। कितना होता है, तो इसमें साइन 90 डिग्री का 1 होता है मान। तो आपका F बराबर I2B1L और साइन 90 का 1 हो गया, तो हो गया F बराबर I2B1 गुना L। आ गया इतना। अब हमें क्या दिख रहा है इसमें B1 और हमारे पास B1 का मान तो यहाँ है, तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो अब हम समीकरण 1 से B1 का मान इसमें रख देंगे। तो F बराबर I2 और B1 का मान कितना है, ये रहा, तो इसको रख दो। क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटे 2 पाई गुना I1 बटे R। आ गया। और गुना क्या है, B1 के L है। आ गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम आगे इसमें कर सकते हैं F बराबर, इसे एक साथ कर दिया, म्यू नॉट बटे 2 पाई हो गया, और गुना I मतलब I1 धारा, I2 धारा, और गुना L, और नीचे क्या आएगा R। आई बात समझ में, आ गया इतना। ठीक है, तो वैसे तो सूत्र तो है ये, पर एग्जाम में प्रति इकाई लंबाई पर बल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, आप इसमें ऐसे ही लगाओगे, प्रति इकाई लंबाई पर बल। प्रति इकाई लंबाई पर बल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 1 मीटर लंबाई के तार में, 1 मीटर लंबाई का तार है ना, तार पर लगने वाला बल। ठीक है, हम ये क्या निकाल रहे हैं, 1 प्रति इकाई लंबाई पर बल का मतलब है कि 1 मीटर लंबाई के तार पर लगने वाला बल निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, तो जो ये लंबाई है ये इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि यार मतलब क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है प्रति, तो F बटे L हो जाएगा। बस L को इधर लाना है और ये बाकी ऐसा ही रहेगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे 2 पाई। ठीक है, और गुना I1 गुना I2 और बटे R, ये हो गया। लेकिन एग्जाम में ये भी दिया होता है, यदि I1 और I2 बराबर हो, यदि I1 I2 दोनों I के बराबर हो तो क्या हो जाएगा, इससे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो होता है F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई। अब I1 और I2 क्या है, I है, तो I की गुना जब I में की जाएगी तो हो जाएगा I स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका यहाँ I स्क्वायर बटे R। आ गया, तो बस हो गया ये प्रूफ। हमें बस इसमें बल के लिए सूत्र को ही तो निकालना था। वैसे बल के लिए सूत्र तो ये भी है, पर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि प्रति इकाई लंबाई पर बल। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि I1 और I2 अगर I के बराबर हो तो क्या होगा, तो एक तो इसे डिब्बे में बंद कर लेना, एक इसे। ठीक है, और दोनों ही सूत्र ऐसे हैं जो कि आपके न्यूमेरिकल में खूब हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं। अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम निगमित कीजिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो मुक्त का मतलब होता है आजाद इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी परमाणु के साथ बंधे नहीं होते हैं, वो आजाद होते हैं और वो किसी चालक में स्वतंत्र रूप से, इसका मतलब है कि आजादी से गति कर सकते हैं, मतलब वो इधर जा सकते हैं, उधर जा सकते हैं, एक दूसरे के टक्कर भी मार सकते हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप एग्जाम में ऐसे लिखोगे कि वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधे नहीं होते तथा किसी चालक में स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं, उन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं। तो बच्चों, जैसे किसी चालक तार में, जैसे ये क्या है, कोई चालक तार है, इसमें क्या है, तो इसमें हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मतलब आजाद इलेक्ट्रॉन है। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, और कोई एक दूसरे से क्या हो रहा है, टकरा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि, और जैसे ही हम इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं,
मतलब जैसे ही हम इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, यहाँ होता है प्लस का साइन और यहाँ होता है हमारा माइनस का साइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब कि जैसे कोई चालक तार है, उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन पर विद्युत बल कार्य करता है। तो इन पर कौन काम करता है, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल कार्य करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, तो इसीलिए इन पर लगने वाला जो ये बल है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है जैसे ये, तो ये इसके विपरीत दिशा में काम करेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसीलिए हो रहा है कि मतलब जैसे कोई चालक तार था, उसमें हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही इस चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ा, तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन है, इन पर कोई वैद्युत बल कार्य करने लगता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है कैसे है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारे ऋण आवेश है, तो इसीलिए जो ये बल काम करेगा, तो ये इस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, इसकी उल्टी दिशा में काम करेगा। ठीक है, ओके। तो जिससे इलेक्ट्रॉन की जो ये अनियमित गति है, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई एक दूसरे से टकरा रहा है, तो ये एक निश्चित दिशा में औसत वेग से आगे चलने लगते हैं, और इसी औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। तो इसका कुल ये अर्थ है कि जो हमारे विद्युत क्षेत्र की दिशा है यहाँ, और जो ये सारे के सारे बदतमीज इलेक्ट्रॉन थे, ये कोई इधर जा रहा, कोई उधर जा रहा, तो अब ये इस वाले विद्युत क्षेत्र के कारण इन पर क्या लगा, बल लगा, तो वो बल हमारा इस वाली दिशा में लगा, तो ये एक ही साथ इधर के तरफ आने लगे। ठीक है, तो इसे ही आप अनुगमन वेग या अपवह वेग कहते हो। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि विद्युत क्षेत्र के कारण, क्योंकि जो भी हो रहा है इस वाले विद्युत क्षेत्र के कारण ही हो रहा है, कि इन पर क्या काम कर रहा है, एक बल काम कर रहा है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अरे भाई इसी विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के जो ये बदतमीज इलेक्ट्रॉन है, तो ये इस वाले विद्युत क्षेत्र की कौन सी दिशा में जाएंगे, इसकी विपरीत दिशा में उत्पन्न जो हुआ है औसत वेग, उसको ही अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से दर्शाते हैं। तो अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उत्पन्न औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। इसे वीडी से दर्शाते हैं, और इस चालक की लंबाई क्या है, एल है ये। ठीक है, तो अब आगे आप इसका क्या कर दोगे, सूत्र। तो बी डी बराबर होगा ई गुना वी बटे एम एल गुना टाउ के। इसका सूत्र होता है बी डी बराबर ई गुना वी बटे एम गुना एल और गुना टाउ। ठीक है, अब क्या करना है आपको आगे से, तो इसमें आपको ये डेरिवेशन दी गई है कि अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम का नियम का निगमन कीजिए। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ओम का नियम क्या होता है। तो बच्चों, ओम का नियम होता है हमारा क्या, ओम का नियम होता है V बटे आई बराबर किसके होगा, नियतांक के। क्या होता है, V बटे आई बराबर होगा किसके, नियतांक के। तो इस ओम के नियम की उत्पत्ति करने के लिए एक तो आपको इस वाले सूत्र की होगी जरूरत, क्योंकि इसमें क्या है, V है। दूसरा क्या है, इसमें I है। I को निकालने के लिए आपको कौन सा सूत्र चाहिए, तो I को निकालने के लिए आपने धारा और अनुगमन वेग में संबंध को देखा होगा। तो वो क्या है कि यदि किसी चालक में बहने वाली धारा I हो, यदि किसी चालक में बहने वाली धारा I हो, तो हमारा संबंध होता है I बराबर NEAVD। तो ये संबंध होता है धारा का और अनुगमन वेग का। ठीक है, तो इसके उससे हमने I भी ले लिया, तो इसे तो लेंगे समीकरण 1, और अभी जो हमने अनुगमन वेग का सूत्र लिखा था उसे लिखे, यदि अनुगमन वेग VD हो तो क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है VD बराबर EV बटे ML गुना क्या, टाउ। तो ये हो गई समीकरण 2।
अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ आई आई तो यहाँ का ही नहीं है, पर यहाँ हमें क्या दिख रहा है, NEABD दिख रहा है, तो हम इस VD का मान इसमें रख सकते हैं समीकरण 1 में, है ना। हम इसमें ये काम कर सकते हैं कि इस VD का मान इस समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, तो हमारा इधर है I बराबर NEA और इस VD की जगह आएगा EV/ml गुना क्या है, टाउ है। आ गया इतना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें नीचे क्या दिख रहा है, सिर्फ ml, तो ml की I के साथ गुना हो जाएगी, तो हो जाएगा I गुना ml और बराबर यहाँ एक की इसमें होगी, तो ये ऐसा का ऐसे आएगा NE। अब E कितना है, एक E ये रहा, एक E ये रहा, तो हो जाएगा NE² EV गुना टाउ। आ गया इतना, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या लाना है, तो आपको लाना है V/I, तो मतलब ऊपर क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। और इसमें V कहाँ है आपका, तो V है इस वाले एरिया में, तो इसको इधर कर दो और इसको इधर कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा NEA², फिर E दोबारा नहीं आया क्योंकि एक बार इसमें लिखा गया है, और बराबर इधर I गुना ml। अब हमें इधर सिर्फ क्या चाहिए, V चाहिए, लिख दिया। इधर क्या चाहिए, और इसके नीचे I। भाई ऐसे करेंगे ना कि जैसे ये है, कैसे समझाऊं, चलो ऐसे समझते हैं कि इधर हमारा V तो ऐसे ही रह गया और इधर का I आ गया इसके नीचे। जब I तो चला गया इसके नीचे, है ना, V के नीचे, तो इधर क्या बचा, ये ml तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। और जो ये V के साथ गुना में है ये चले जाएंगे इसके नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि V के साथ जो सारे गुना में है तो वो इसके नीचे आएंगे, और I के साथ जो सारे गुना में है तो वो अपनी जगह ऐसे रहेंगे, लेकिन जो इनके साथ I है तो वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा NE² AV गुना टाउ। आ गया इतना। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब बच्चों हम इसमें आगे कर सकते हैं, हमें चाहिए सिर्फ V/I, तो बस कुछ नहीं है, हमें यही तो प्रूफ करना था, V/I बराबर, चूंकि आप इधर लिख सकते हो ML/NE² A गुना टाउ। अब भाई V तो यहाँ आ गया ना, तो ये V नहीं आएगा, है ना, टाउ। तो ये किसके बराबर है, नियत है ये सारे, मतलब ये सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट है, इसीलिए इधर क्या आ जाएगा, नियतांक आ जाएगा, है ना। तो यही तो हमारा ओम का नियम था, तो लो हमने इसे सत्यापित कर दिया। कैसे किया है, तो ये हमने ऐसे किया है कि सबसे पहले हमने इसमें धारा और अनुगमन वेग में संबंध को निकाला, क्योंकि हमें पता है ओम का नियम है ये, तो हमें आई तो इसमें चाहिए चाहिए, तो फिर ये वाला सूत्र हो गया। फिर हमें पता है कि अनुगमन जो वेग है, या आप इसकी जगह अपवाह वेग भी लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में अपवाह वेग है, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, VD, तो इसका सूत्र आ गया। अब आपको इसमें ये तो चमक गया कि इसमें I तो ये रहा, V ये रहा, तो अब हम I का तो ये मान इसमें नहीं रख सकते क्योंकि इसमें कहीं भी I है ही नहीं, पर इसमें हमारा क्या है, VD है, तो इसमें VD में हम इसका मान रख सकते हैं। तो फिर हम करेंगे कि VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, फिर इसमें रख देंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर हमारा अगला टारगेट होगा कि बस हमें V/I को लेकर आना है। तो ऐसा होगा कि I के साथ जो गुना में है तो ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहे, लेकिन जो ये I है तो ये इसके नीचे आ गया। ऐसे ही जो ये B के साथ ये सारे जो गुना में है तो ये इसके नीचे आ गए। और आप अंत में ये लिख दो, चूंकि ये सारे कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, है ना, नियत है, तो इसीलिए हमारा V/I बराबर किसके आया है, तो ये आ गया नियतांक के। और यही हमारा ओम का नियम है। कौन सा नियम है, तो यही हमारा ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर दूरी है। तो जैसे कोई दो प्रकाश स्रोत है S1 और S2, ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, तो इनके बीच की दूरी दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर, इनके बीच की दूरी है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में बोला गया है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस, तो बच्चों अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। तो आपको यहाँ एक उत्तल लेंस लेना है जिसकी फोकस दूरी 9 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ एक उत्तल लेंस लिया
और इसकी फोकस दूरी है 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, ये उत्तल लेंस है। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है तो आप इस उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने। तो हम इन दोनों प्रकाश स्रोतों के प्रतिबिंब कहीं इधर आई को बना दिया। कैसे बनाया? जैसे S1 प्रकाश स्रोत से प्रकाश इस उत्तल लेंस पर जाकर इसका प्रतिबिंब इस आई पर बन जाता है। ऐसे ही जो S2 प्रकाश स्रोत है इससे प्रकाश उत्तल लेंस पर टकराकर फिर इधर ही इसका कहीं प्रतिबिंब आई पर बन जाता है। मतलब S1 और S2 दोनों प्रकाशों का जो प्रतिबिंब है तो वो इस पर बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आप इस उत्तल लेंस को कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के जो प्रतिबिंब है वो एक ही बिंदु पर बने, तो वो इस पर बन गए। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप इस अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस को आप कहाँ रखोगे। तो इसका मतलब आपसे इसकी दूरी पूछी गई है कि आप इस उत्तल लेंस को S1 के इधर रखोगे या S2 के इधर रखोगे, मतलब इधर आप इसे कहाँ रखोगे। और इस उत्तल लेंस से और जहाँ ये प्रतिबिंब हुआ है हमारा बना है तो इसके बीच की दूरी क्या है? तो इसके बीच की दूरी कहते हैं v। ठीक है, प्रतिबिंब से उत्तल लेंस के बीच की दूरी हो गई हमारी क्या? v। और जो हमारा क्या है अब इसमें, और इस S1 प्रकाश स्रोत से उत्तल लेंस के बीच की दूरी हम समझ रहे हैं U1 कितना है? x है। ठीक है, मान रहे हैं हम कि इस प्रकाश स्रोत S1 से उत्तल लेंस के बीच की दूरी है x, और इस S2 प्रकाश स्रोत के इस उत्तल लेंस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप खुद देखिए, इस पूरी दूरी को कितना कहोगे? 24 सेंटीमीटर की है, ये पूरी दूरी है 24 सेंटीमीटर की। अब इस 24 सेंटीमीटर में से ये हिस्सा अगर चला जाएगा तो हमें ये इतना हिस्सा मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा U2 कितना है? तो ये इसमें हमारा U2 है 24 माइनस x। ठीक है, तो ये इतनी दूरी हो गई। आ गया इतना समझ में? अब बस आपको इसका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो अगर हम देखें S1 के लिए, S1 जो प्रकाश स्रोत है इसके लिए हमें क्या क्या दिया गया है। तो S1 प्रकाश स्रोत के लिए हमें जो U1 का मान है कितना है? माइनस x है। इधर आप U1 का मान माइनस x लोगे। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जो हमारा S1 से प्रकाश आ रहा है तो अगर उत्तल लेंस के नजरिए से देखें तो वो उसके उल्टे हाथ पर है, और जब भी कोई वस्तु किसी लेंस के उल्टे हाथ पर होती है तो उसकी दूरी किस में ली जाती है? माइनस में ली जाती है, इसीलिए आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ V1 का मान कितना है? तो यहाँ हमारा V1 का मान V ही होगा। और आपको इधर इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है? तो इसकी फोकस दूरी है हमारी 9 सेंटीमीटर, और आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी हमेशा प्लस ही ली जाती है। ठीक है, तो अब इधर हम किसका सूत्र लगाएंगे? तो अब इधर हम लेंस का सूत्र को लगाएंगे। तो लेंस का सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u है। और 1/f कितना है आपका? 9 सेंटीमीटर। और V1 कितना है आपका? V1 है आपका v, और माइनस, और U1 कितना है आपका? तो U1 है आपका कितना? माइनस के x। अब क्या होगा कि आप लिखोगे 1/9 बराबर 1/v, और ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस कितना? प्लस होता है, तो 1/x आ गया। अब इसे लेंगे हम क्या? समीकरण 1। अब ऐसे ही हम S2 प्रकाश स्रोत के लिए करेंगे। तो S2 के लिए क्या होगा हमारा? तो S2 के लिए U2 कितना है आपका? तो बच्चों इधर आप देखो U2 है आपका 24 माइनस x। कितना है? 24 माइनस x, पर आपको इसे भी क्या लेना होगा? तो इसे भी आपको माइनस ही लेना होगा। चलो इधर लिख देती हूँ कि U2 कितना है। तो U2 है आपका 24 माइनस x तो है, पर इधर भी आपको क्या लेना पड़ेगा? माइनस ही लेनी पड़ेगी दूरी, क्योंकि आपने इसकी भी दूरी क्या ली है? माइनस ली है। अब ऐसा होता क्यों है? तो बच्चों ऐसा इसीलिए होता है कि जब आप ये देखते हो कि S2 से दूरी माइनस इसीलिए ली है क्योंकि S2 से जो प्रकाश की किरणें, लेंस की किरणें इस पर गई हैं, तो अगर हम उत्तल लेंस की जगह खड़े होकर देखें तो ये आपका होगा उल्टा हाथ, और जी ये वाला होगा आपका सीधा हाथ। तो फिर ये वाली वस्तु भी इसके उल्टे हाथ पर ही आ रही है, और जब ये वस्तु भी इसके उल्टे हाथ पर ही आ रही है तो इसकी दूरी भी किस में होगी? तो इसकी दूरी भी हम माइनस में लेंगे। अब इधर हमारा V2 का मान क्या होगा? और इधर हमारा V2 का मान भी माइनस V होगा। इसमें क्या था? इसमें था हमारा प्लस का V, और इसमें क्या है? माइनस का V। तो इधर हमारा V2 का जो मान है तो ये माइनस में इसीलिए है क्योंकि जिस तरफ हमारी वस्तु है, क्योंकि
V2 अब हम इसके लिए निकाल रहे हैं ना, तो जैसे जिस तरफ हमारी वस्तु है और अगर हमारा प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रहा है, तो फिर जो प्रतिबिंब की दूरी लेंगे तो वो हम किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। मतलब कि जिस तरफ हमारी वस्तु है और उसी तरफ हमारा प्रतिबिंब भी बन रहा है, तो फिर जो हम प्रतिबिंब की दूरी को किस में लेंगे, तो इसकी दूरी को हम किस में लेंगे बच्चों, तो हम इस प्रतिबिंब की दूरी को माइनस में लेंगे। आगे इतना समझ में, ठीक है। अब इधर बच्चों फोकस दूरी क्या होगी, तो इसमें फोकस दूरी एफ ही रहेगी। तो अब हम इसमें फिर से किसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, लेंस के सूत्र का। तो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ v2 होगा और u2 होगा, और f तो हमारा f ही रहेगा। f कितना दे रखा है, तो ये आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो 1/9 बराबर, अब आपका V2 का मान है 1/-v माइनस, और हमारा U2 का मान कितना है, -24 माइनस x है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 1/9 बराबर ये हुआ आपका माइनस के 1/v, और ये हुआ आपका कितना, तो ये हुआ आपका माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, तो ये हुआ 1/24 माइनस x। अब ये हो गई हमारी समीकरण दूसरी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो हमारी समीकरण 1 का जो उल्टे हाथ पर है तो वो है 1/9, और हमारी दूसरी समीकरण के भी उल्टे हाथ पर क्या है, 1/9 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। और बराबर क्या है, इधर 1/v प्लस 1/x है, और इधर क्या है दूसरी में हमारा माइनस 1/v प्लस 1/24 माइनस x है। अब आप खुद देखो कि ये 1/v किसका है, प्लस का, और ये है माइनस का, तो ये आपस में कट गए। और अगर हम 1/9 और 1/9 का एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम हमारा क्या आता है, 9 ही आता है, और एक कितना हुआ, 2। तो इधर हम क्या लिखेंगे, तो इधर हम लिखेंगे 2/9 बराबर, तो इधर बचा 1/x और प्लस 1/24 माइनस x। अब इसका एलसीएम क्या होगा बच्चों, तो इसका एलसीएम होगा, x तो है ही है और साथ में क्या है 24 माइनस x, तो इन दोनों की आपस में गुना हो जाएगी। तो ये 24 माइनस x तो ऊपर चला जाएगा, तो हो गया 24 माइनस x, और फिर क्या है हमारा प्लस है, अब ये x आ जाएगा इधर। तो यहाँ क्या है, 2/9 है, इस x से ये x हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया, तो आया हमारा 2/9 बराबर, इधर बचा 24 और इधर आया x गुना 24 माइनस x। तो अब क्या करेंगे, इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी गुना इनके साथ हो जाएगी। तो क्या होगा हमारा, अभी ना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। तो हमारा क्या बचा, 1/9 बचा, और यहाँ क्या बचा 12/x और गुना 24 माइनस x है। तो इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हो जाएगा x गुना 24 माइनस x और बराबर 12 गुना 9 कितना होगा, तो हमारा 12 निम्मा होता है 108 हो गया। ठीक है, अब हम इस x की इसमें गुना करेंगे तो ये आएगा 24x और ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर 108 के है। अब यहाँ जो x स्क्वायर है किस में है हमारा, माइनस में, तो इसे उधर ले जाएंगे और इसे भी इधर ही ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका किसका, माइनस का 24x, और ये हमारा प्लस का इधर है ही, और इधर क्या बचा फिर हमारा, इधर हमारी बची है 0। अब आपको 108 के क्या करने हैं, तो 108 को आपको तोड़ना है। तो आपको पता है कि ये होता है 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, और ये हो जाएगा आपका 3 निम्मा 27, और ये होगा 3 तिया 9, और ये होगा 3 एकम 3। अब आपको इसका ऐसा पेयर ये बनाना है, मतलब आपको ऐसे से गुना करनी है कि ताकि हमारा 24x आ जाए, 24 आ जाए। अब आपका 24 कैसे बन सकता है, तो अगर आप ऐसे करो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 में, और ये कितना है 3 दूनी है 6, 18 में अगर 6 की गुना करोगे तो भी आपका 108 ही आएगा, है ना। मतलब आपको ऐसी गुना करनी है कि आपका 108 ही आए और फिर जोड़ने पर ये 24 आए। अगर 18 और 6 की गुना करते हो तो कितना आता है आपका, 108 आता है, और 18 और 6 को अगर आप आपस में जोड़ते हो तो कितना आता है, 24 आता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 18 प्लस 6 गुना क्या है, एक्स है। अब इस 24 को हम इस 24 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, और इसके साथ क्या था, गुना एक्स, तो ये हो गया, और प्लस 108 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर
और माइनस अब इस 18 की x में गुना हुई, और ये क्या हुआ, और ये हुआ हमारा माइनस एक्स 18x, और ये हुआ हमारा माइनस प्लस माइनस 6 में x की गुना और प्लस 108 बराबर 0 के। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से और इसमें से x को कॉमन कर सकते हैं। तो जब इसमें से एक x आ गया तो इधर एक ही x आया, और क्या है हमारा, इधर माइनस है। अब इसका x तो इधर चला गया तो इधर क्या बचा, 18 बचा। अब क्या है यहाँ माइनस, अब ये इसमें से हमारा 6 कॉमन आ सकता है, तो इसमें से अगर हमने 6 को कॉमन कर लिया तो क्या बचा, x बचा, और ये हुआ हमारा माइनस प्लस माइनस। और आपको पता है कि 18 छिका होता है 108 और बराबर 0, तो आपके पास आया x माइनस 18 और एक आया आपके पास, क्योंकि देखो x माइनस 18 और x माइनस 18 को एक ही बार लिखेंगे, और साथ में क्या है x माइनस 6, तो गुना में होगा x माइनस 6 बराबर 0। आगे इतना अब हम कर सकते हैं कि x माइनस 6 को 0 के बराबर अगर हम लिखते हैं तो हमारा आ जाता है x बराबर, ये माइनस का 6 बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6 हो गया। एक तो आ गया ये हमारा, और दूसरा अब अगर हम x माइनस 18 को 0 के बराबर लेते हैं तो हो जाएगा x बराबर, ये जो माइनस के 18 है बराबर के उधर जाकर हो जाएगा हमारा प्लस का 18। अब हमारे x के कितने मान आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं मान, तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, अतः उत्तल लेंस को S1 से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, S1 से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रख सकते हैं, और S2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रख सकते हैं, और S2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है तो वो क्या है, S1 से तो 18 सेंटीमीटर और S2 से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ऐसा हुआ क्यों है, हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि हम S2 को 18 ले सकते थे और S1 को हम इधर क्या ले सकते थे, 6 सेंटीमीटर, पर हमने ऐसा इसीलिए नहीं करा क्योंकि उत्तल लेंस है ये। तो उत्तल लेंस में क्या होता है बच्चों, उत्तल लेंस में ये हमने बताया कि जो S2 की ये दूरी है तो ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस में S2 की दूरी जो है तो वो हमारी इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी से कम ही होगी, जब ही हम इसको, जब ही इसका प्रतिबिंब इधर बन पाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस के लिए ये स्थिति होती है कि जो S2 से लेंस की दूरी होगी तो वो इसकी फोकस दूरी से कम होनी चाहिए। तो इसीलिए जो आप इसका आंसर लिखोगे कि हम इस लेंस को S1 से कहाँ रखें, S1 से तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, और जबकि S2 से हम इसे कितनी दूरी पर रखेंगे, तो S2 से हम इसे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको भी वीडियो पसंद आ रही हो या उसकी थोड़ी भी हमारी वीडियो से हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।